एल्काइन, और कार्बन कार्बन में डबल होंगे तो एल्कीन। तो सर इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर हम एल्कीन के लिए फॉर्मूला लेंगे तो फॉर्मूला होगा उनका एल्कीन वाला, मीन जिनके नाम में बाद में हमें ईन लगाना है, वो होता है CnH2n। एल्कीन कम से कम 2 कार्बन की होती हैं, ज़्यादा आप चाहे जितने भी ले लो। एल्केन 1 कार्बन से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं। ईन वालों में सबसे छोटा जो मेंबर होता है, ठीक है, तो उसमें कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि भैया का झगड़ा नहीं होता था भाभी से क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अकेले थे, वो सैचुरेटेड थे, संतृप्त थे। अब जो हमारे पास असंतृप्त होंगे तो वो आगे फैमिली बढ़ती है, उसमें देखते हैं हम, जैसे शादी हो गई 2 लोग हो गए, अब उनके बच्चे हो गए और लोग बढ़ गए, तो वो असंतृप्त में आ जाएंगे। तो उनमें हमने एल्कीन में देखा कि बेटा कम से कम 2 कार्बन वाले हों। जैसे तुम्हें एथीन बनाना है, एथीन, तो एथ का मतलब अभी बताया था 2, शुरू में पढ़ा था। मेथ 1 होता है, एथ 2 होंगे, प्रो 3 होंगे, ब्यूट 4 और पेंट 5। अब मुझे एथीन का फॉर्मूला लिखना है, तो इसके अंदर आप एन की वैल्यू 2 लगाओगे। तो यहाँ देखो एथीन का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 लिख दिया, C2, और 2 गुणा 2 यहाँ करोगे तो C2H4 हो जाएगा एथीन। तुम्हें पहचान भी पता चल गई कि असंतृप्त में जो हमारे ईन वाले हैं उनमें जितने कार्बन होते हैं उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन। अगर कोई आपसे कहता प्रोपीन बताओ, तो प्रोपीन में क्या होता? 3 कार्बन, तो 3 का डबल कितना होता है? 6, तो C3H6 हो जाएगा। तो ये एल्कीन वाले हो गए और ये अनसैचुरेटेड होंगे। अगर आप इनके संरचना सूत्र ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो उस समय देखो कैसे होगा। जैसे मुझे एथीन का बनाना है, तो एक तो मुझे पक्का पता चल गया ईन आ गया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ही होगा। बाकी कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो 2 तो पक्के करने ही करने हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की 4 संयोजकता का भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 ऑलरेडी बन चुके हैं, 1 और 1 2 और लगा दो। तो इस कार्बन के साथ इसके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और इस कार्बन के साथ इसके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा एथीन का हो गया। अब देखो बेटा एल्काइन, एल्काइन के लिए जिनमें कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड, तो वो एल्काइन में हम लोगे एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन में से 2 घटा दो तो हमारा एल्काइन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एल्काइन में भी कम से कम 2 कार्बन जरूरत पड़ती है, ज़्यादा कितने भी कर लो। मान लो मुझे एथाइन बनाना है, तो एथाइन नेम आया तो कार्बन 2 होंगे। इस फॉर्मूले में लगाओ आप C2H2 -2, तो ये आ जाएगा C2। H कितने हुए? 2 2 जा 4, और इसमें से 2 कम करो तो फॉर्मूला मिल जाएगा C2H2। 4 में से 2 कम कर दोगे। एक पहचान आपको और सिखाई, जैसे ही आयन आया तो कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड लगाने ही पड़ेंगे। अब कार्बन की कोवैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी होती है? 4। तो अभी इस कार्बन को कितने बॉन्ड की और जरूरत है? 3 बॉन्ड है इसके पास, 4 चाहिए, 1 बॉन्ड की, तो 1 इसे दे दिया। अब पड़ोस वाले कार्बन को देखो, इसमें कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3, 1 की और जरूरत है, 1 बॉन्ड इधर दे दिया। अच्छा इस फॉर्मूले में देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 1 हाइड्रोजन इसे दे दिया, 1 हाइड्रोजन इसे, हो गया आपका एथाइन। समझ गए? तो कम से कम आप एक उदाहरण संतृप्त असंतृप्त के याद करोगे। तो मैं तुम्हें लर्न करवा रहा हूँ। एक तो आप एथेन का याद करोगे जो संतृप्त में करना है,
असंतृप्त में एक एथीन और एक एथाइन का याद करना है, इससे आपका काम हो जाएगा। तो संतृप्त में एथीन का लर्न कर लो। मीथेन तो पहला ही है, मीथेन सिर्फ संतृप्त में होता है और कहीं नहीं होता। हम ऐसा उदाहरण लें जिसमें हमें संतृप्त का भी फायदा हो जाए और असंतृप्त का भी। तो हमने संतृप्त में ले लिया एथेन, मीथेन का लिख लिया CH4 और एथेन का C2H6 आपने लिख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बट मैंने नहीं लिखा है, मैंने ये लिखा कि C2H6 हो गया एथेन। मैं इसे ओपन करके लिख रहा हूँ जिससे तीनों में कंपेयर हो जाए। बेटा अपने माइक ऑफ रखो, जहाँ जरूरत हो तभी जरूरत होती है, क्योंकि आप जो कर चुके हो अच्छी बात है, बट अगर हम उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखा एन वाला तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला, अगर यही एथीन होता आपका इन वाला हो गया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये एथीन हो जाएगा C2H4, ये था C2H6 एथेन, एथीन हुआ C2H4 और एथाइन ये हुआ C2H2। तो इसका बनाते तो कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड आ जाते। तो सिर्फ तुम्हें पहचान हो जाए कि एक जैसी आवाज है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था इसलिए संतृप्त हुआ, यहाँ कार्बन में डबल है, यहाँ ट्रिपल है। अगर कार्बन कार्बन आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो वो असंतृप्त होंगे और सिंगल मिल जाए तो संतृप्त होंगे। तो हो गया होगा बेटा क्लियर इसे अब आपको। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपके काम का है। अब इसी में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जिसको बहुत ध्यान से समझना है कि हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में संतृप्त असंतृप्त ले लिया। अब यही मीथेन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है बेटा, जो हमारे पास गैस वगैरह आप लोग घर में जलाते हो, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये सब जो हमारे पास गैसेज होती हैं वो एल्केन और उससे बड़े वाले हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना होगा, जैसे अब आया आपका टॉपिक मीथेन, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि मीथेन रियल में किस फॉर्म में मिलती है। तो ये गैस के फॉर्म में मिलती है। मीथेन प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस होती है हमारी, और जो तेल के कुएं होते हैं बड़े बड़े, जैसे आप सऊदी अरेबिया देखोगे, इराक है, ईरान है, जहाँ पर तेल का काफ़ी ढेर सारा भंडार है, वहाँ कुएं होते हैं, तो उनसे जो गैस निकलती है वो मीथेन उसमें मिल जाएगी। ऐसे बेटा जो हमने देखा होगा कि कीचड़ होती है ना, बहुत दिन से पुरानी नालियाँ होती हैं और उसमें पानी फ्लो नहीं करता है, पानी बहता नहीं, उसमें बुलबुले से उठते हैं, तो वहाँ पर एक गैस निकलती है, वो गैस मीथेन होती है, जिसे मार्स गैस कहते हैं, और उसकी बदबू आती है वहाँ पर। तो कहते हैं जो दलदली स्थान होते हैं, जहाँ दलदल होती है, वहाँ पर कीचड़ टाइप, वहाँ अगर आप खड़े होकर देखोगे बदबू तो आएगी ही आएगी, वहाँ उसके ऊपर बबूले से दिखते हैं, वो बबूले मीथेन गैस की वजह से होते हैं, वो मार्सी प्लेस होते हैं। तो मीथेन का दूसरा नेम मार्स गैस, ये तुम्हारे किसी भी कंपटीशन में आता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं। अब इसी में समझोगे बेटा, ये सब के सब बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं, बहुत जल्दी से इनमें आग लग जाती है, आग पकड़ लेते हैं। तो यही कारण होता है, जो कोल माइन होता है, जहाँ से कोयला खोदते हैं ना, तो कोयले की जो खदानें होती, खदान जानते हो बेटा, कोयले की खान नाम सुना है, कि जो पत्थर वाला कोयला होता है ज़मीन से खोदा जाता है। वैसे तुम लोगों ने मूवी देखी हो, कोई पिक्चर देखी हो पुरानी, एक तो कोयला खुद पिक्चर ही थी, ऐसी अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी, उसमें भी आपने कोयले की खदान में लोगों को, कोयला पिक्चर थी, यस थी, वेरी गुड। तो उसमें लोग कोयला खोदते हैं, तो जब कोयला खोदते हैं, शाहरुख खान, वेरी गुड, सब नहीं समझाना है, आपने इतना सीख लिया यही बहुत है। मुझे ये बताना है कि जो मीथेन गैस होती है सिर्फ तेल के कुओं से ही नहीं निकलती,
ये आपकी दलदल वाली जगहों पर भी निकलती है, और जो कोयले की खानें होती हैं जहाँ से कोयला खोदा जाता है वहाँ से भी मीथेन गैस रिलीज होती है, वहाँ से निकलती है। और यही कारण होता है कि वहाँ पर मीथेन गैस की वजह से कई बार आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है कोयले की खानों में भी। तो क्वेश्चन आता है कि अपने आप कोयले की खान के अंदर विस्फोट होने का कारण क्या है, तो वो मीथेन गैस होती है। लेकिन बेटा मीथेन अपने आप जलती नहीं, क्योंकि वहाँ कोयला जो होता है उसे बोलते हैं पत्थर वाला कोयला। जब पत्थर आपस में टकराएं तब चिंगारी निकल आए, या उसे खोद रहे हैं किसी लोहे की चीज़ से तब चिंगारी निकल आए। वैसे तो हम लोग इंडियन हैं, यहाँ पर आपको पत्थर से पत्थर लगड़ा के आग नहीं जलानी होती है। गांव के लोग अपना कहीं बैठे वहीं बीड़ी पी लिए और आग जला के फेंक दिए, माचिस डाल देते हैं तब भी आग लग जाती है। इसलिए वहाँ बैन होता है ये सब चीज़ों पर। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, कार्बन ईंधन का एक आवश्यक अवयव है। अवयव समझते हो, पार्ट, हिस्सा, कि जितने भी हमारे ईंधन होते हैं, ईंधन वो होते हैं जिनसे हमें ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा समझते हो, हीट। जैसे हमें खाना बनाना होता है, लकड़ियाँ जलाते हैं। आजकल हर एक के घर में गवर्नमेंट ने सिलेंडर दिए हैं, तो सिलेंडर में कोई तो होगा जिसे जलाते हो आप। बोले सर गैस होती है। कौन सी गैस होती है? बोले LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इतना तो सुन लिया। रियल में बेटा उसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चारों गैसेस के मिक्सचर हो सकते हैं। ठीक है, उसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तक, तो ये गैसेस जलाने के काम में आती हैं। जितने भी हमारे ईंधन हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, लकड़ी है, कोयला है, ये सब के सब कार्बन के सब्सटेंस होते हैं। इनके अंदर कार्बन होता है। बच्चों तुम लोगों ने कभी सुना भी होगा गोबर गैस भी होती है। अब तो आपके आसपास प्लांट नहीं है, पहले गोबर गैस प्लांट होते थे। चलो ठीक, ध्यान से सुनते रहो, जहाँ प्रॉब्लम हो। वेरी गुड, बस सब ध्यान से सुनो, माइक अपने ऑफ करो। इसमें एक पार्ट दिया है बेटा, बायोमास। बायोमास यानी कि जैव द्रव्यमान। ये रियल में है क्या? जो बेटा हमारे जंतुओं के शरीर से फालतू की चीज़ें निकलती हैं, और वनस्पतियों जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, लकड़ी होती हैं, गाय भैंस का गोबर होता है, इन सब को भी हम लोग ईंधन की तरह यूज करते हैं। लकड़ी जलाने का काम लेते हैं, गोबर से उपले बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ईंधन के काम में आ जाएंगी। ऐसे ही बेटा आजकल आप लोग जानते हो, गांव में आसपास में देखा होगा कि गन्ने की पताई होती है, उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं गन्ने के, उन्हें भी जलाने के काम में लेते हैं। तो उनमें भी, क्योंकि वो पेड़ पौधों से मिलते हैं, और पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और सजीव में जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब कार्बनिक होते हैं। कार्बनिक हैं तो कार्बन तो पक्का होगा ही होगा, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे बेटा जो आप इतने आसानी से पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले आते हो, कभी सोचा है क्या ऐसा ही मिलता है? जो हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं उसे कहते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। कच्चा तेल अपने आप में बेटा डिफरेंट, भिन्न भिन्न टाइप के ईंधन का मिक्सचर होता है। उसमें पेट्रोल भी होता है, मिट्टी का तेल भी होता है, डीजल भी होता है, पैराफिन वैक्स होता है, और साथ में कोल तार होता है। फिर क्वेश्चन आता है, प्रश्न तुम्हारे दिमाग में कि सर इन्हें निकालेंगे कैसे? तो इंग्लिश का एक टर्म होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हिंदी में इसे प्रभाजी आसवन कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको कच्चे तेल से अलग अलग हम कौन सी विधि से करते हैं? तो क्या नाम होगा? प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो विदेशों से हम जो तेल मंगाते हैं वो डायरेक्ट पेट्रोल नहीं मिलता, वो कुओं से खोदेंगे, निकालेंगे और वो आपको दे देंगे। अब उसे आपके यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, उनके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, उनसे पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, मिट्टी का तेल अलग होगा। एक होता है पैराफिन वैक्स,
जिसे मूंग कहते हो, और एक होता है पोल तार जिससे रोड बनाते हैं, वो मिल जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा इसी में, जैसे हमने बहुत सिंपल सा दे रखा है कोयले की खान। हम कोयले की खान बोलते हैं, इसका मीन जहाँ से हमें कोयला मिल जाए, लेकिन वहाँ से जो कोयला मिलता है वो कोयला लकड़ी वाला जैसा नहीं होता है, पत्थर जैसा होता है, जिसे पत्थर का कोयला कहते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना होता है बेटा, जो ईंधन होते हैं जिनसे हम लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, ये 3 तरह से मिल सकता है। ठोस भी मिल जाएगा, द्रव्य भी मिल जाएगा, गैस भी मिल जाएगा। अगर तुमसे कोई ऐसे ही पूछे किसी एक ठोस ईंधन को बताओ, तो बोल दोगे सर कोयला ठोस होता है, लकड़ी है ठोस होती है। वो पूछें द्रव्य बताओ, डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, तो ये द्रव्य होते हैं। और गैस तो सब जानते ही हो, आपके सिलेंडर में भरी हुई गैस है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज होते हैं कि गैसोलीन क्या होता है। गैसोलीन पेट्रोल का ही नेम होता है, गैसोलीन कोई अलग नहीं होता। जो गैसोलीन अगर कोई पूछे तो पेट्रोल को ही कहते हैं। बच्चों अल्कोहल भी ईंधन की तरह यूज होता है। अगर आप पेट्रोल पंप पे आज से 2-3 साल पहले जाते तो वहाँ लिखा होता था एक बोर्ड कि उसके अंदर 8%, 10% इथेनॉल अल्कोहल। तो अल्कोहल भी बहुत अच्छा ईंधन होता है। अल्कोहल जानते हो, जो शराब होती है, दारू, उसमें अगर आग लगाओ तो आग पकड़ लेगा, वो जल जाएगी, ठीक है, तो वो भी ईंधन का काम करता है। अब कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो आपको याद रखना है। जैसे बेटा गोबर गैस, नाम देते हैं, गोबर गैस में कौन कौन सी गैस होती हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। गोबर गैस में क्या होगा? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसी वाटर गैस होती है बेटा, जो एक मिश्रण होता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। वाटर गैस क्या होगा? हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा इसी वाटर गैस में अगर हम हाइड्रोजन की जगह पर नाइट्रोजन ले लें तो यही हमारी प्रोड्यूसर गैस हो जाती है। तो आपको 3 तो लर्न करना है, इसमें ढेर सारी मिलती हैं। वैसे गोबर गैस का ध्यान रखना, उसमें कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है, ध्यान से सुनो। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा वाटर गैस, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। और एक प्रोड्यूसर गैस जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। इन सबको हम लोग जलाने के काम में लेते हैं। एलपीजी आप जानते हो पहले से, जो हमारे घरों में यूज होता है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं बेटा जिनको हम लोग अपने घर में भी यूज़ करते हैं, और कुछ होती हैं जो बड़े बड़े कारखाने चलाने के काम में लेते हैं। हमारे घर में लकड़ी है, कोयला है, कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल है, एलपीजी, ये यूज होते हैं। बड़े कारखानों में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, मान लो तुम्हारे यहाँ पर ईंट का भट्टा लगा हुआ है, तो वहाँ पर ईंटें पकाने के लिए बेटा जो एलपीजी सिलेंडर है ये यूज़ नहीं करेंगे, वो लकड़ी या फिर कोयला यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ढेर सारा चाहिए। और जहाँ कम चीज़ की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर आप गैस अपनी यूज़ कर लेते हो। आजकल तो हम लोग चाहते हैं कि, क्योंकि कोयले से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रदूषण होता है, ढेर सारी CO2 निकलती है, अदर गैसेस निकलती हैं। हम चाहते हैं हमारा काम भी हो जाए और प्रदूषण भी ना हो, तो हम एक शुद्ध ईंधन यूज करेंगे, जिससे जैसे तुम्हारे गैस पे खाना बनता है, उससे धुआं निकलता है? नहीं निकलता। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा प्रदूषित नहीं होगा, हमारी आँखें खराब नहीं होंगी, हमें सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी चीज़ों को बहुत सिंपल वे में समझो। जैसे इंजन ईंधन, जो इंजन होते हैं बेटा, उनमें आप लोग लकड़ी नहीं चला सकते। बोले आपकी बाइक है, चलाना है, लो हमारे यहाँ से कोयला ले जाओ, पेट्रोल डाल लो टंकी में, चल जाएगी? नहीं चलेगा। तो वहाँ आपको पेट्रोल, डीजल या फिर मिट्टी का तेल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इंजन होते हैं हमारे, जिनमें ईंधन होता है। ऐसी रॉकेट होते हैं बेटा, जो रॉकेट को आप जानते हो बड़े बड़े, जैसे हमारे लिए अभी कुछ दिन पहले आपने चंद्रयान, गगनयान, इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी कि आपको पृथ्वी से चंद्रमा पे जाना है।
तो वहाँ पर जाने के लिए आपको रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सब चीज़ों के लिए बेटा जो हमें ईंधन की ज़रूरत होती है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनमें हम कौन कौन से ईंधन यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अपने लेवल पर ही याद रखना है कि रॉकेट ईंधन में आप मिथाइल हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होती है वैसे गैस होती है, इसको हम लिक्विफाई कर लेंगे, द्रवित कर लेंगे, तो लिक्विफाइड हाइड्रोजन। तो बेटा इनका यूज आप रॉकेट, जेट और मिसाइल के ईंधन में करते हो। ऐसे ही हमारे पास लकड़ी है, कोयला, इन्हें हम जलाने के काम में, अपने घर के काम में लेते हैं। कुछ ऊर्जा के सोर्स ऐसे भी होते हैं बेटा, जैसे हमारी सोलर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा जो सन से मिलती है। ऐसे ही पवन चक्की होती हैं, उनसे भी आप लाइट बनाते हो, पवन ऊर्जा कहते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर सब्सटेंस होते हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव कहते हैं, जैसे परमाणु बम नाम सुना होगा। तो परमाणु बम के अंदर ऐसा क्या होता है जिसको हम जलाएं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो वो सारे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। ये बड़े बड़े से प्लांट लगे होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर। एक तुम्हारे यहाँ यूपी में भी लगा हुआ है, नरौरा में, तो वहाँ पर अगर कभी मौका मिलता है तो वहाँ पर वो बेटा ऊर्जा बनाने के काम में आता है। तो वो भी आपका नाभिकीय स्रोत है वहाँ पर। तो ये बिजली बनाते हैं बेटा वहाँ, किससे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। अच्छा बच्चों, तुम्हारी यहाँ पर थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है, आप लोग कोई बताओगे कोई एक रेडियो एक्टिव तत्व? यूरेनियम सुना है ना? यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, ये सब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इन्हें हिंदी में रेडियो धर्मी तत्व बोलते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। इतना सा जरा सा यूरेनियम पूरा आपका कंटेनर होता है पेट्रोल वाला, समझ लो एक पेट्रोल पंप पर जितना पेट्रोल है, जितनी ऊर्जा वो देगा, जरा सा यूरेनियम दे देगा। यूरेनियम की सिर्फ रॉड होती हैं इतनी बड़ी बड़ी सी, वो पूरे प्लांट को चलाने के काम आ जाती हैं। इसका मीन उस थोड़े से में बहुत ढेर सारी एनर्जी होती है। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है बेटा आपको, पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद के प्रमुख स्रोत। हमें ये पता होना चाहिए कि बेटा जो डीजल है, पेट्रोल है, इन सब की जो अमाउंट हैं, जो द्रव्यमान है, वो फिक्स है, निश्चित हैं। कभी ये सोचा है पेट्रोल और डीजल बनते कैसे हैं? जो हमारे सजीव चीज़ें होती हैं लाखों साल पहले पृथ्वी के अंदर दब गए थे, वही डिकम्पोज हो गए। उनके डिकम्पोज होने से मीन सड़ने से वो डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन और मिट्टी का तेल ये सब बनते हैं। तो डीजल पेट्रोल बनने में तो लाखों साल लगते हैं, लेकिन उसे खर्च करने में हम लोग मिनटों में खर्च कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं डीजल, पेट्रोल इन सबको बचा कर रखो। तो फिर दिमाग में आता है सर ये जीव जंतु गए क्यों होंगे दबने के लिए? अब आप जहाँ पर हो अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक जानते हो क्या होता है? हलचला है, एकदम से बहुत तेज आता है, बिल्डिंग गिर जाती है, लोग दब जाते हैं, ज़मीनें फट जाती हैं। भूकंप, भूकंप, तो भूकंप की वजह से लोग जहाँ दबे वहीं रह गए, ठीक है। भूकंप में तो जब ढेर सारे लोग थे, जानवर थे, उनमें पेड़ पौधे थे, मनुष्य भी जहाँ फंस गए, तो उनके सड़ने गलने से वैसे तैयार होने में लाखों साल लग जाते हैं। तो वो सब ज़मीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े भंडार बन गए हैं। उनमें गैस भी होगी जिन्हें प्राकृतिक गैस कहते हैं, नेचुरल गैस, उन्हीं में डीजल, पेट्रोल ये सब रहते हैं। बस तुम्हें एक नई चीज़ और बता रहा हूँ, वो क्या है बेटा, आप अपने घर पर भी इस चीज़ से सीखोगे। जब ज़रूरत है बाइक की कहीं बाहर जाने को तभी जाओ, ये नहीं पड़ोस की दुकान पे जा रहे हैं बाइक उठाई चल पड़े। आपको लगता नहीं कि पेट्रोल खर्च हो रहा है, क्योंकि हम उसी लिमिटेड सोर्स से उस पेट्रोल को खर्च कर रहे हैं। कई बार दिमाग में आता है सर हम तो अपने पैसे से लाते हैं। आप अपने पैसे से ला सकते हो, लेकिन आप प्रकृति के अंदर उसको बना नहीं सकते, क्योंकि उनके जो स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं।
ठीक है, वो एक टाइम आएगा सब खत्म हो जाएंगे, तब आपसे पता चलेगा कि पैदल या साइकिल ही बचेगी। इसलिए हम लोग अभी बच्चे हैं, आप लोग तो अभी से सोच के चलोगे, उसे बचाना सीखोगे। अब देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट है आपका पेट्रोलियम का शोधन। जो हम लोग बाहर से कच्चा तेल लाते हैं, पेट्रोल देखते हो एकदम आपको साफ सुथरा दिखता है, कच्चा तेल एकदम गंदा होता है, जैसे मिट्टी घोल दो पानी के अंदर। भूरा कलर जानते हो आप लोग? भूरा का मतलब गोरा नहीं होता, डार्क कलर होता है। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम होता है हमारा, जो लाते हैं हम लोग अर्थ क्रस्ट से, ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, वो भूरे रंग का होता है, चिकना होता है और पानी से हल्का होता है। अगर आप पेट्रोल पानी के ऊपर डालो तैरता रहेगा पेट्रोल, डूबेगा नहीं नीचे। इसमें ढेर सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब बेटा जब अलग अलग हाइड्रोकार्बन होंगे तो इनके क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। क्वथनांक जब अलग अलग होंगे तो जब हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये अलग हो जाएंगे। अभी तुम्हारे यहाँ सेपरेशन नहीं है, बस सुन लो। क्वथनांक जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये भाप बना लेगा पानी। ऐसे हमारे जो पेट्रोलियम है उनमें अलग अलग पार्ट हैं, उन सबके बॉइलिंग पॉइंट और क्वथनांक अलग अलग होते हैं। तो जिसका क्वथनांक कम होगा उसे गर्म करोगे वो पहले निकल जाएगा, फिर दूसरे वाले को गर्म करेंगे वो निकलेगा। तो एक एक करके उन सबको अलग कर लेते हैं। आपको तो एक ही लाइन याद रखनी है, वो लाइन ये है कि कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोल तार को कैसे अलग करते हैं? बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किससे अलग करोगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। चलो, अब इसी में बेटा एक पार्ट होता है तुम्हारा एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट एक केमिकल होता है। चलो सुन लो, ये आपके यहाँ बुक में देख जी। क्या हुआ बेटा, कहाँ कंफ्यूज हो गए? क्योंकि टाइम थोड़ा आपको ज़्यादा हो जाता है इसमें, बट समझना है। दीपक माइक ऑफ कर लो बेटा अपना। दीपक माइक ऑफ करो। चलो फिर ध्यान से समझ लो थोड़ा सा पार्ट। आप यहाँ पर आपकी बुक में ये टर्म दिया है एस्फॉल्ट, जबकि बेटा एस्फॉल्ट जो होता है वो एक अलग से केमिकल होता है, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। आप ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें रोड बनानी है तो आप क्या करते हो, कोल तार को गर्म करते हो, फिर बजरी बजरफुट में मिलाकर रोड बनाते हो। एस्फॉल्ट एक ऐसा केमिकल है, आपको हीट नहीं करना है, खाली उसे पानी में मिला दो और उसे बजरी के साथ मिलाकर रोड पर डाल दो, तो वही काम करेगा जो आपका कोल तार करता है। तो एस्फॉल्ट एक अलग केमिकल है, इसे आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मीनिंग ये भी है कि जब हम पेट्रोलियम का शोधन करते हैं तो सब अलग हो जाते हैं। एस्फॉल्ट एक अकेला बचता है जो हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी आपको मिलेगा। जैसे आपने अगर देखोगे कि पेट्रोलियम में हम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना करते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस। पीछे आपको मिला होगा अगर बुक में देखोगे, उस टेम्परेचर पर भी आपका कौन बचा रह जाएगा? एस्फॉल्ट। और एस्फॉल्ट को आपको अगर अलग करना है, बाकी सब निकल गए तो एक एस्फॉल्ट ही रह जाएगा। और एस्फॉल्ट से आप लोग अच्छी क्वालिटी की सड़क यानी कि रोड बनाने के काम में लेते हो। अब इंडिया में भी यूज होने लगा है पहाड़ों पर, कि जहाँ पर हमें पेट्रोलियम यानी कि जो हमारा कोल तार है उसे मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है। तो एस्फॉल्ट में सिंपल पानी में मिलाओ और डाल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब तुम्हें दिया है जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त लाभप्रद अवयव। ये मैं कई बार तुम्हें बता चुका हूँ, वही चीज़ें हैं कि बेटा प्रभाजी आसवन कौन है? जो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे तो उनमें उन्होंने क्या दिया, क्या क्या मिलते हैं? एस्फॉल्ट, पैराफिन मोम, ठीक है, जो आपके ऑयल मिल रहे हैं जिसमें डीजल, पेट्रोल, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस मिल जाएगी। इसी में ये सब के सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्रभाजी आसवन से। चलो और लास्ट टॉपिक बचा है।
अब आपको यहाँ पर इनके कुछ घटक देखने हैं। जैसे पेट्रोलियम गैस होती है, तो पेट्रोलियम गैस में हमारे पास कौन है और उनका उपयोग क्या है। तो पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब व निम्न ताप पर एलपीजी में चेंज करते हैं। समझो, थोड़ी हमारी बुक की ये लैंग्वेज है, आप सिंपल वे में ध्यान रखोगे कि बेटा जो गैस होती हैं उनको हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, तरल में। जो टेम्परेचर है, ताप को कम कर दो, प्रेशर यानी कि जो दाब है उसे बढ़ा दो। किसी भी गैस को द्रव में कैसे बदल सकते हैं, उसके ताप को कम करके और दाब को बढ़ाकर। आप लोग अपना प्रैक्टिकल भी करते हो। जैसे वाटर होता है, पानी, उसकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या हुआ बेटा? ऑन ऑफ होने वाला है सर। चलो बस खत्म हो गया। अब कल से नेक्स्ट टाइम से आपका सिर्फ 40 मिनट का क्लास रखा करेंगे। ये पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि 40 मिनट ही समझने के लिए बहुत होते हैं बच्चों के लिए। तो आपको ध्यान रखना है क्या, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, कि किसी भी गैस को अगर लिक्विड करना है, तरल करना है, तो ताप कम करो और दाब बढ़ा दो। ऐसे इनने कहा है कि पेट्रोल है, उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल बेटा आपको मोटरसाइकिल में, जीप में, कार में, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में आप नहीं जानते, ड्राई क्लीनिंग जानते हो? तो ड्राई क्लीनिंग, जो सूखे कपड़े धुलाए जाते हैं दुकान पे जाकर, उनमें पेट्रोल यूज होता है। नेक्स्ट तक करिए। नेफ्था समझ सकते हो इनके बारे में, जैसे हमने यहाँ पर देखा है, ये नेफ्था कुछ नया नहीं होता, इसे यूरिया बनाने के लिए हम काम में लेते हैं, क्योंकि वही आपने पीछे अपने निकाले थे अमोनियम साइनेट वगैरह, तो उन सब का कन्वर्जन होता है। तो उन चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना भी नहीं, उनकी ज़रूरत भी नहीं। जो काम की चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ कि तेल को हमने कहाँ से लिया था, तेल के कुओं से लिया था, उनसे प्राकृतिक गैस मिल रहे थे, उन गैसेस से आपने एलपीजी पढ़ा था, तो वो तो था बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये इसी नेचुरल गैस होती हैं जिसे सीएनजी आजकल बोलते हो आप। तो सीएनजी का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनका उपयोग भी आप जो हमारे वाहन होते हैं उनको ऊर्जा देने में करते हो, ठीक है। देखो बेटा, जितने भी हमारे ये ईंधन हैं, कौन से वाले, सीएनजी, एलपीजी, ये भी क्वेश्चन आता है, इन्हें स्वच्छ ईंधन कहते हैं, क्योंकि इनसे जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, इनसे जो दूसरे पदार्थ निकलते हैं वो हार्मफुल नहीं होते बहुत ज़्यादा। जैसे लकड़ी जलाओगे ढेर सारा धुआं होगा, तो वो स्वच्छ ईंधन में नहीं आएगा। एलपीजी और सीएनजी ये स्वच्छ ईंधन में आएंगे। यहीं पर हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें 1 लाइन की हैं, ध्यान से देख लो। उन्होंने कहा एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एक बहुत ही बदबूदार सब्सटेंस मिलाते हैं। एलपीजी जो होती है बेटा, उसकी अपनी बदबू नहीं होती, लेकिन अगर वो लीक हो रही है, तुम समझ जाते हो गैस लीक हो रही है, तो उसमें क्या मिला होता है, यस, वो मैं सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि गैस के अंदर जो बदबूदार सब्सटेंस होता है वो इथाइल मरकैप्टन होता है, C3H5SH। ये तो गड़बड़ है, C2H5HS होता है फार्मूला बेटा, इसे ध्यान रखना। यहाँ जो C3H5 दिख रहा है आपको,